Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Commerce Vidya. Now let's talk about question number 19. हमारे टोटल 18 क्वेश्चन हो गए। अब 19 क्वेश्चन चेक करते हैं। टॉपिक का नाम है गवर्नमेंट बजट, उसका मीनिंग ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव तो श्योर शॉट आना है क्योंकि ये पेपर में सीबीएसई में 6 नंबर का चैप्टर है। 4 नंबर में एक टॉपिक आना ही आना है जो श्योरली मैक्सिमम टाइम पे 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, 2 नंबर का न्यूमेरिकल या कोई और टॉपिक, 1 नंबर का एमसीक्यू। तो हमें ध्यान में रखना है इसका मीनिंग। पहले मीनिंग भी थोड़ा पता होना चाहिए, तभी हम कुछ ना कुछ लिख पाएंगे। अगर टेढ़ा मेढ़ा कोई क्वेश्चन आ गया तो आपको मीनिंग तो पता रहे। गवर्नमेंट बजट का मतलब होता है इट इज अ स्टेटमेंट विच शोज लास्ट ईयर परफॉर्मेंस एंड एस्टिमेटेड फॉर नेक्स्ट ईयर। पिछले साल का जो अगर 2024 में है, 2023 में हमारी सरकार ने क्या किया था और 2025 में हमारी सरकार क्या करने वाली है, जो ये स्टेटमेंट है उसको गवर्नमेंट बजट बोला जाता है। It is a statement which shows the past last year performance and estimated receipts and expenditure for next year performance. It is called government budget. यहाँ लिखा भी वो चीजें देखो, February 1 is very renowned date in India क्योंकि इस दिन बजट अनाउंस होता है। It is also called union budget. इसको यूनियन बजट भी बोला जाता है क्योंकि एक साल के लिए होता है। It is an estimate of government receipt and expenditure for the 1 year. गवर्नमेंट के जितने खर्चे एक्सपेंडिचर अगले साल होने वाले हैं उसके बारे में लिखा जाता है। इट इज एस्टिमेटेड नॉट द एक्चुअल। ध्यान रखना ये एक्चुअल नहीं होता, इट इज ऑल अबाउट एस्टिमेशंस, क्या करने वाले हैं। आगे, इट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन पार्लियामेंट। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? हमारे निर्मला सीतारमन, वो प्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में। ये कुछ बेसिक्स हैं, फीचर लगा लो बजट के। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसके ऊपर 3 नंबर में कोई एक ऑब्जेक्टिव आएगा श्योरली। ध्यान से हर ऑब्जेक्टिव को समझ लेना है, ये पॉइंटों को रट्टा मत मारना, हमें एक आना है, हमें उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए उस पॉइंट के बारे में, ना कि ये पॉइंट आने चाहिए साथ के साथ। ठीक है, सबसे पहले एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। कहते हैं बजट हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे रिसोर्सेज एलोकेट हो जाए। हमारी कंट्री में 2 सेक्टर है, प्राइवेट पब्लिक। अगर आप पब्लिक सेक्टर को सारी चीजें दे दोगे तो होगा सोशल वेलफेयर। सरकारी स्कूल की फीस, सरकारी कॉलेज की और प्राइवेट की फीस में डिफरेंस देख लेना कभी। मतलब सरकारी चीजें सोशल वेलफेयर करती हैं, प्राइवेट चीजें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करती हैं। अब हमारी सरकार को देखना है कितनी चीजें प्राइवेट करनी है, कितनी चीजें सरकारी करनी है। सरकार चाहती है कुछ ऐसी चीजें बने जो लोगों का वेलफेयर करे, तो सरकार वहां पे सब्सिडी दे देती है कि यार ये प्रोड्यूसर बढ़िया काम कर रहा है, इसको थोड़ी रिलैक्सेशन दे दो। और ये लूट रहा है दुनिया को अल्कोहल बेच के, सिगरेट बेच के, इस पे टैक्स और लगाओ और इसका काम बंद करो। मतलब हमारी सरकार बजट के अंदर 2 चीजें करती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। यहां होता है सोशल वेलफेयर, यहां होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इन दोनों में बैलेंस करती है हमारी सरकार। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये होता है कितना एलोकेट करना है रिसोर्सेज को, प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को, सो दैट सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों में बैलेंस बना रहे। ये पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ। हम ट्रेंड कैसे फिगर आउट करेंगे? अगर बजट में आप जीडीपी के बारे में नहीं लिखोगे, जीडीपी मतलब हमारी नेशनल इनकम, अगर उसके बारे में नहीं लिखोगे तो पता कैसे चलेगा पिछले साल से बढ़ गई, अगले साल से कम हो गई, इतना प्लान आ गए, जब तक ये कहीं लिखा ही नहीं होगा। और तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं है इंडिया की, एक ही तो स्टेटमेंट है बजट। बजट के अंदर ही तो लिखना पड़ेगा, देखो पिछले साल 4% ग्रोथ थी, इस बार 5% है। अगर लिखा ही नहीं होगा कहीं तो रिकॉर्ड कैसे चेक होगा? ग्रोथ का पता कैसे चलेगा? बजट बनाते हैं तभी ग्रोथ पता लगती है, नहीं तो ग्रोथ पता नहीं लगती। फिर आगे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो हमारी कंट्री में ये साइकिल होता है, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम। हमारी सरकार को यह पता है कि बूम के पीरियड पे तो पैसा लगाओ ही मत। अगर सरकार बजट बना रही है, सरकार को पता है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है इंडिया का, ये बूम पीरियड है, फेस्टिवल सीजन है पूरा, यहां तो लोग ही बहुत डिमांड कर रहे हैं, हम क्यों करें? आपने देखा होगा रोड, ब्रिज, कुछ भी सरकारी स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, कुछ भी बनना है, वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे डिमांड लोग ही बहुत कर रहे हैं। सरकार करके क्या करेगी? सरकार करती है डिप्रेशन और रिकवरी, रिसेशन के टाइम पे, जब कोई डिमांड नहीं करता, जून, जुलाई, अगस्त का महीना जब मंदी का दौर है, तब हमारी सरकार रोड, रेलवे सब कुछ बनाती है। पता है उनको कि उस टाइम डिमांड ही नहीं है, हमें ही पूरा करना पड़ेगा डिमांड, और डिमांड कैसे पूरी होगी? तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी सरकार बजट के थ्रू ही लेके आती है, ताकि वो लिख दे कि हम इस क्वार्टर में बढ़िया इन्वेस्ट करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, बट इस क्वार्टर में कम करेंगे। डिपेंड करेगा वो क्वार्टर कौन सा है।
बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, बूम, डिपेंड करता कौन सा है। फिर आ गया बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। हमारे हर रीजन को बैलेंस ग्रोथ चाहिए, चाहे वो पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, तमिलनाडु है, बांग्लादेश तो नहीं, मतलब इंडिया की सारी स्टेट्स को प्रॉपर हर तरीके से बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ऐसा नहीं महाराष्ट्र बहुत बढ़ गया, पंजाब पीछे रह गया, हरियाणा बढ़ गया, बेंगलुरु नीचे रह, कुछ भी। मतलब आपको ध्यान रखना है हर स्टेट, हर रीजन ग्रो करना चाहिए। वो बजट में लिख के ही ग्रो कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते। फिर आगे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज हम इस साल प्लान कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर में, वो सारा बजट में लिखा जाता है। अगर हो ही ना पता कैसे चलेगा नौकरियां आ रही हैं, बजट में लिखा जाता है कि भाई इस साल इतनी नौकरियां निकालेंगे, इस साल ये होगा, इस साल ये होगा। ये सारा जॉब अपॉर्चुनिटीज किसके अंडर होता है? गवर्नमेंट बजट में ही आता है। फिर आगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यहां मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिच पुअर, अमीरों से पैसा लेके गरीबों को दो, अमीरों से टैक्स लो, सरकार ही कर सकती है, प्राइवेट बंदा तो कर नहीं सकता, प्राइवेट बंदा नहीं कर सकता, सरकार टैक्स ले ले अमीरों से, गरीबों को दे दे, दिस इज कॉल्ड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। वहां से पैसा आएगा, आगे चला जाएगा, अमीरों से लेके गरीबों को देते रहो, तो इससे इक्वालिटी बनेगी, और वो बजट के थ्रू ही पॉसिबल है। वहीं पे लिखा जाएगा कि इस सेक्टर से ऊपर वालों के लिए इतना टैक्स स्लैब है। देखते नहीं, जैसे ही बजट आता सारे बोलते हैं अब पता नहीं कितना टैक्स लगेगा, पता नहीं ये क्या होगा, ये सब इसीलिए है ताकि अमीरों पे टैक्स लगा के गरीबों को दें, उनको सब्सिडीज मिले, सो दैट दे कैन आल्सो ग्रो। फिर आ गया प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। देखो पब्लिक गुड्स दो तरीके की होती हैं, यहां लिख देता हूं, नॉन रिवालरस, नॉन एक्सक्लूडेबल। इसका मतलब है नॉन रिवालरस, नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब ऐसी गुड्स जो अगर कोई यूज करे तो दूसरे के लिए खत्म नहीं होने वाली। जैसे सरकारी पार्क बनाया हुआ है सरकार ने, घूमते हैं लोग, आप भी घूमो मैं भी घूमूं, मेरे लिए खत्म थोड़ी हो जाएगा, तो कोई भी घूमे, तो वो क्या है हमारे लिए नॉन रिवालरस। और कई बार ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं टैक्स पे कर रहा हूं इट मींस कि मैं ही जो सरकारी रोड है उसको यूज कर सकता हूं, नहीं, जो बहुत ही बेगर है, जो भिखारी है, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, वो भी रोड को यूज कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी बोल सकता हूं मैं टैक्स देता हूं वो नहीं देते, मतलब ये सबके लिए बराबर है, आप टैक्स दो आप नहीं दो, आपको वो रोड, आपको स्ट्रीट लाइट, आपको सरकारी फैसिलिटीज सारी मिलेंगी। मतलब नॉन रिवालरस, नॉन एक्सक्लूडेबल, ये भी बजट में लिखी जाती है। कितने डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने नए कोर्ट आ रहे हैं, कितने नए जजेस का प्लान हो रहा है इसके अंदर, सारा कुछ गवर्नमेंट बजट में ही लिखा जाता है, इसके बिना नहीं चलता। क्लियर? तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो 1 बाय 1 आपको आने चाहिए। पहले बजट का मीनिंग पता हो और फिर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हमें पता होने चाहिए कि हमने ये सारी चीजों को समझना है 1 बाय 1। पॉइंट्स को क्रैम मत करना, आपको उसके अंदर का कंटेंट पढ़ना है कि 3 नंबर में, 4 नंबर में तो नहीं आएगा, 3 नंबर में मैं कितनी लेंथ लिखूंगा वो आपको पता होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ लिखोगे और अटेम्प्ट करोगे। क्लियर? ऑलराइट, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।